हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर का करेंगे 10 मिनट के अंदर रिवीजन। ये है टर्बो सीरीज, तो टर्बो सीरीज में 10 मिनट में रिवाइज करा दूंगा। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं टर्बो सीरीज रिवीजन इन 10 मिनट्स। उसके पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग, पीसीएम भी एक साथ। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इनमें लगा हुआ है। अच्छी बात है कि 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए किसी टीचर या भैया दीदी के पास आपको भटकने की जरूरत नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही टारगेट क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। इसमें मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का भी दे दिया है, जिससे कोई बच्चा इसको रिफर करना चाहे तो कर दे, उसको भटकना ना पड़े। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेगा, उसको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई एटम अकेले में रहता है तो उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। नील बोर्ड साहब बता दिए थे हाइड्रोजन के लिए। लेकिन जब एक क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है, कई एटम्स एक साथ रहते हैं, तो उनमें एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाते हैं। उसी से बनता है एनर्जी बैंड्स। तो ये एनर्जी बैंड देखिए आपको दिखाया सॉलिड्स के अंदर। ये एक बैंड होता है ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, बीच जो एनर्जी लेवल उसका जो लोवेस्ट लेवल होता है उसको ईसी बोलते हैं, और बीच में एनर्जी गैप होता है, और वैलेंस बैंड लेता है नीचे वाला, और वैलेंस बैंड के ऊपर वाला जो टॉप एनर्जी लेवल है उसको बोलते हैं ईवी। तो ये बैंड्स आप कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप हो गया। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? जो वैलेंस बैंड होता है, जो कि यहां पर वैलेंस बैंड बना के आपको दिखाया गया है, दिस बैंड में बी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड। ये पूरी तरह इम्पिटी कभी नहीं होता, ये पूरी तरह खाली नहीं होता है। ये या तो कुछ खाली होगा या पूरा भरा हुआ होगा बेटा। अब दूसरा जो बैंड यहाँ पे देखिए कंडक्शन बैंड, जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा तब तक वो करंट फ्लो कराने के काबिल नहीं होता। और जो होल होते हैं, होल अगर वैलेंस बैंड में है तो कंडक्शन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन कराने के लिए कंडक्शन बैंड में पहुंचना जरूरी है। ये 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, तो उस समय सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव करता है। जब T ग्रेटर देन 0 केल्विन हो, रूम टेम्परेचर वगैरह पे, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिलेंगे, वो करंट को फ्लो कराने के काबिल बन जाते हैं। एनर्जी गैप मैंने बताया कि इन दोनों ईसी और ईवी के बीच का जो गैप होता है, ये एनर्जी गैप होता है, ये इम्पिटी होता है। अब इसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी आप समझाइए। तो देखिए मेटल के केस में दो केस होता है। एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस, कंडक्शन बैंड ऑलरेडी कुछ भरा होता है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए होते हैं। तो इस केस में कंडक्शन बैंड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए करंट को फ्लो करा पाएगा, तो ये कंडक्शन दे पाएगा। तो एक केस ये हो गया। दूसरे केस में देखिए क्या होता है कि जब ओवरलैप कर जाता है ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो लगभग 0 हो जाता है। तो इसके पास प्रचुर मात्रा में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो मेटल को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नीशियम जिंक के लिए होता है। ये दोनों केसेस आप बना दीजिएगा, बेहतर रहेगा। उसके बाद इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ऊपर नहीं जा पाता। तो ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। जिसे डायमंड होता है उसका एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डायमंड प्योरली इंसुलेटर हो गया। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तो हायर एनर्जीज पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कंडक्शन करा देंगे। तो ये कहानी हो जाती है आपकी समय। तीनों फोटो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे तो बना दीजिएगा। अब दो तरह के अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, तो क्लासिफिकेशन में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। और एक्सट्रिंसिक कंडक्टर में हम जानबूझकर इंप्योरिटी डालते हैं। इंप्योरिटी जानबूझकर डालने को डेलिब्रेट एफर्ट ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज नोन एज ए डोपिंग, उसको डोपिंग बोला जाता है, जिससे कि कंडक्शन बढ़ जाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कि प्योर जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। होल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन अपनी सीट वैकेंट कर देता है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अपनी सीट वैकेंट करके चला जाता है छोड़कर, तो जो बचता है सीट ऑफ द इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं होल। इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है बेटा। अब एक्सप्लेनेशन जो किया जाता है
किसी सेमीकंडक्टर का, वो वैलेंस बॉन्ड मॉडल जो कि हमने अभी हम पढ़ेंगे, और बैंड मॉडल जो हमने पढ़ा उसकी बेसिस पे किया जाता है। तो वैलेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें अगर हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, तो 0 केल्विन के अंदर देखिए इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाजू वाले से 4-4 इलेक्ट्रॉन करके पूरा ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, शांति बनी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था वो तोड़ कर एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से छोड़ के चला जाता है। तो ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो सीट इसने वैकेंट की है उसे कहते हैं होल। अब ये दोनों के मूवमेंट की वजह से जो करंट पैदा होती है वो टोटल करंट कही जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री पैदा हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ होल होते हैं। तो एन ई बराबर एन एच और दिस इज एन आई, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होती है। अब उसके बाद देखिए यहां जो करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों से मिलकर जो करंट बनेगी वो टोटल करंट होगी। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एच इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए। अगर मैं बात करूं एनर्जी बैंड थ्योरी की, तो यहां पर देखिए 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन नीचे थे, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, कह लीजिए रूम टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास, यहां के इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले गए हैं कुछ, तो यहां होल मिल गए और यहां इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी इस काबिल है कि कंडक्शन करा सके क्योंकि कंडक्शन बैंड में है, ये होल वैलेंस बैंड में है, इसलिए ये भी काबिल है कंडक्शन कराने के लिए। तो दोनों ही अपनी करंट में कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इसकी लो कंडक्टिविटी होती है क्योंकि चार्ज कैरियर काफी कम होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर नहीं होती क्योंकि एन ई बराबर एन एच हमेशा होता है, कहीं पर एन ई ज्यादा या एन एच ज्यादा चाहिए तो नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें चाहिए होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जानबूझकर कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं जिससे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना पाए और उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं, अभी आप देखेंगे। तो पहला वाला एन टाइप है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होगा? सिलिकॉन जर्मेनियम में जब हम पेंटावैलेंट एटम्स लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एन टाइप। ये इन्हें बोलते हैं डोनर एटम्स। तो यहां पर इनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ने तो अपनी को ऑक्टेट पूरा कर लिया, एक 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है और जरा सी एनर्जी मिलने पर ये छोड़ के चला जाता है। तो यही कांड होता है, इसको एन टाइप बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान कर रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पूरा जो सेमीकंडक्टर है एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ना ये पॉजिटिव चार्ज ना ये नेगेटिव चार्ज। कई बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर एडिशनल है तो नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं, न्यूक्लियस में भी तो +5 है तो एडिशन कहां से, जितने प्लस उतने माइनस। तो ये होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इसका फायदा क्या होता है बेटा कि यहां पर एक इंट्रिंसिक में बीच में कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होता, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक डोनर एनर्जी लेवल बन जाता है जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है। ये डायग्राम याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। ये एनर्जी लेवल बन जाता है, ये कितना गैप है 0.01। यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जैसे ही इस एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं, जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती है पिच से ऊपर चले जाते हैं और बहुत तेजी से करंट फ्लो होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी ही एनर्जी में आपका काम शुरू हो जाता है। तो ये कहानी रहती है किसकी? ध्यान रखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एन टाइप का डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। और कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम में हम ट्राइवेलेंट वैलेंसी वाला आइटम जोड़ देते हैं, जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एटम क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहां पर इनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से इन्होंने बॉन्डिंग बना ली, लेकिन एक चौथा खाली रह गया। ये जो चौथा खाली है इसका मतलब क्या है? यहां पर ये होल का काम करने लगता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको देख के, लॉलीपॉप देख के कूदने का जंप करता, पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसे डोनर एक्सेप्टर एटम करते हैं। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर होल्स ज्यादा होते हैं, ये देखिए होल है, यहां ज्यादा मिलेंगे आपको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए ये आपका एनर्जी बैंड एक्सप्लेनेशन है। नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर बीच में एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाता है जो कि जस्ट अबव द वैलेंस एनर्जी लेवल होता है, ईवी से जस्ट ऊपर। कितना डिफरेंस है ये भी याद कर लीजिएगा। अब यहां पर क्योंकि एक एनर्जी लेवल है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहां चले जाते हैं तो होल बन जाते हैं नीचे, कुछ ऊपर भी चले जाएंगे लेकिन अधिकतर इधर जाएंगे। और होल अगर बैलेंस बैंड में है तो आपकी करंट फ्लो करा देगा, तो करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। बात समझे? ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार रखिएगा। ये
एक्सट्रेंसिक में ही बीच में एनर्जी लेवल्स बनते हैं, चाहे एक्सेप्टर वाला एनर्जी लेवल हो या डोनर वाला। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें बीच में एनर्जी लेवल नहीं बनता, और इससे फायदा यही मिलता है कि थोड़ी सी एनर्जी देने से ही आपकी कंडक्टिविटी या कंडक्शन चालू हो जाता है बेटा। अब पीएन जंक्शन की बात करते हैं, तो पी टाइप एन टाइप जो हमने पढ़ा है उसको जोड़ के पीएन जंक्शन नहीं बना सकते। एक ही आप एक क्रिस्टल लेते हैं, एक तरफ पी एक तरफ एन करके उसकी डोपिंग करते हैं, जिससे पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के बाद चार घटनाएं घटती हैं, दो मेजर होती हैं जिसे आपसे पूछा जाता है, एक होती है डिफ्यूजन करंट, एक होती है ड्रिफ्ट करंट। जब यहां पर आप पीएन जंक्शन बनाते हैं तो ये यहां से जो होल होते हैं, ये जो होल दिख रहे हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पसंद करते हैं होल इलेक्ट्रॉन को। ये करंट कहलाती है डिफ्यूजन करंट, जिसका जो डायरेक्शन है पी से एन की तरफ, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ये देखिए इस तरह से होल जा रहे हैं, तो डिफ्यूजन। अब क्या होता है, जैसे जैसे यहां पर ये न्यूट्रलाइज कर देता है पहुंचकर एक होल इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, क्योंकि केवल आयंस बचेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होल से उसको इधर पुश करने की कोशिश करता है, इधर। और ये जो करंट होती है जो कि एन से पी की तरफ जा रही है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। शुरुआती दौर में ड्रिफ्ट करंट कम होती है, डिफ्यूजन ज्यादा होती है। जैसे ही समय बीतता है डिफ्यूजन करंट कम होने लगती है, ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होने लगती है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम हो जाती है। तो ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो बीच में एक रीजन बन जाता है जिसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का मतलब होता है डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज। यहां पर कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं मिलते। ये जो चार्ज आपको दिख रहे हैं ये आयन से चल नहीं सकते, ये किसी काम के नहीं है, तो डिप्लीशन चार्जेस। और एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये प्लस से माइनस की तरफ अपोजिट पीएन जंक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है। चारों घटनाएं याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन की बात करेंगे हम, इनको फॉरवर्ड बाइसिंग में बात। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है पी को प्लस से जोड़ देना, एन को माइनस से जोड़ देना, दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो घट जाता है आपका, है ना। साथ में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज कर जाती है, ये सब याद रखिएगा। डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन कम हो जाएगा। जो करंट होगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होगी, मिली एम्पेयर में करंट होगी। रिवर्स बाइसिंग का मतलब होता है कि पी वाले को नेगेटिव से जोड़ दीजिए आप। ये पी वाले को, ये पी है, पी को नेगेटिव से, प्लस वाले को एन से। इसे रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। बाइसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाना। उसमें क्या हो जाता है कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। ये जो बैरियर पोटेंशियल था ना वो बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन हो जाती है चौड़ी। ये बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन भी बढ़ जाता है। कोई भी करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं जाती, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जाती है। माइक्रो एम्पियर में करंट आपको दिखाई पड़ती है। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वीआई में ग्राफ खींचना। फॉरवर्ड बाइसिंग, ये डायग्राम आपको जो बना हुआ है सर्किट डायग्राम, इसको याद कर लीजिएगा, ये बनाने को आता है। और क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, सिलिकॉन का एग्जांपल है, तो शुरुआत में नहीं बढ़ता करंट, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है इस सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट, जब ये करंट भड़बड़ा के काफी तेजी से बढ़ती है, तो इसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, जहां पे करंट तेजी से बढ़ती है। तो ये डायग्राम जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक का है सिलिकॉन का, ये याद कर लीजिएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। अब रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग का सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए। करंट जो फ्लो होगी माइक्रो एम्पियर में होगी। इसमें देखिए उल्टी डायरेक्शन में जब वी लगाते हो तो शुरुआती दौर में आप जब वोल्टेज डिक्रीज करते जाते हो तो करंट में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आता, ये माइक्रो एम्पियर में लगभग बराबर रहती है। एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है जब भड़बड़ा के ब्रेक डाउन हो जाता है। यहां पर क्या होता है, जो एक्चुअल आयंस होते हैं, एक्चुअल जो एटम्स होते हैं, इनके पास होल्स होते हैं, वही टूटने लगते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये पीएन जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आरडी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, क्योंकि यहां ओम्स लॉ ये फॉलो नहीं करता, एक रीजन के लिए फॉलो कर सकता है बस, क्योंकि ओम्स लॉ में तो रेजिस्टेंस फिक्स होता है, इसमें बदलता रहता है। जो भी रीजन लेंगे उसके लिए अलग निकल आएगा आपका रेजिस्टेंस। अब जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, अब जंक्शन डायोड में आपने देखा कि जो पीएन जंक्शन होता है, अगर वो फॉरवर्ड बाइसिंग में हो तो करंट अलाउ करता है, और अगर रिवर्स बाइसिंग में लगा दो तो उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, करंट को ब्लॉक कर देता है। इसी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में चेंज करना, एसी से डीसी, यानी एसी वाली प्रॉपर्टी को खत्म करना। तो इन फॉरवर्ड, ये समझा चुके, ये प्रिंसिपल है इसका। फॉरवर्ड बाइसिंग में लेस रेजिस्टेंस, रिवर्स बाइसिंग में हाई रेजिस्टेंस, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। अब ये रेक्टिफायर में हम वही करने वाले हैं, एसी को डीसी में चेंज करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये चीज ध्यान रखिएगा, आउटपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर लगाया, एसी करंट दोगे, एक डायोड से काम कर लेते हैं, और उसके बाद आप क्या करें ये वोल्टेज एट ए, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज, ये याद कर लीजिएगा। ये हाफ ही जो वेव है वो यहां पर
ये निकाल पाता है, ये नीचे वाली को जो रिवर्स बाइसिंग में बनती है उसको कट कर देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जब आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको दो डायोड लेने पड़ते हैं और साथ में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है। तो यहां पर रिवीजन के तौर पे ये देखिए वेव फॉर्म एट ए, वोल्टेज ये बी पर ये है, और ये फाइनल रिजल्ट है। सारा देखिए क्या है, पूरी वेव को इसने डायरेक्शन बदलने से रोक दिया, डीसी प्रॉपर्टी में ले आए। इसी वजह से बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, इसको भी पकड़ के रखिएगा। जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे उससे डबल आपको मिल जाएगी। और ये जो पल्सेटिंग नेचर आ रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है, इसको रोकने के लिए फिल्टर सर्किट लगा दिए जाते हैं, तो वो उससे ये पल्सेटिंग नेचर लगभग खत्म हो जाता है, लगभग ऐसे बराबर आ जाता है। ये पूरा मैंने रिवीजन करा दिया है 10-12 मिनट के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।